हमने पिछले वीडियो में बात करनी शुरू की थी डिफरेंशियल प्राइवेसी के बारे में। वो क्या चीज़ है? इस वीडियो में हम उसको एनोनिमाइजेशन के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सी कहाँ फिट बैठती है, कहाँ नहीं फिट बैठती है। ऐसा नहीं है कि एनोनिमाइजेशन ठीक नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में एनोनिमाइजेशन फेल होती है, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में और एग्जाम्पल्स भी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंशियल प्राइवेसी और एनोनिमाइजेशन में क्या फर्क है। एनोनिमाइजेशन क्या है? एनोनिमाइजेशन का मतलब है कि जो आपका डेटा है उसमें मैं कुछ कन्वर्जन्स ऐसे कर दूंगा कि आप उस डेटा को रीड करके एक्चुअल डेटा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ तब कर सकते हैं जब एनोनिमाइजेशन टूल आपके पास हो और आप उसको रिवर्स कर सके। अदरवाइज नेकेड आई से देखने से, कोई रिसर्च करने से, कोई क्वेरी रन करने से वो इरिवर्सिबल है, आप उसको दोबारा नहीं पकड़ सकते। ये तो हो गई बेसिक एनोनिमाइजेशन। एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जब कोई ग्रुप इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, एनोनिमाइज करके भेजी जाती है। क्यों एनोनिमाइज करके भेजी जाती है? आपको चाहिए ग्रुप की इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल की नहीं, तो इसलिए इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन अलग रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रिसर्च के लिए शेयर कर रहे हैं डेटा और आप नहीं चाहते कि ये मालूम हो कि कौन से इंडिविजुअल ने क्या रिस्पॉन्स दिया था, या कौन से इंडिविजुअल को, जैसे हेल्थ केयर है तो कौन से इंडिविजुअल को ये बीमारी है। ठीक है, आपने नाम, आधार कार्ड रिमूव कर दिया, जिप कोड, जेंडर, एज, लोकेलिटी, सिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन, और डिजीज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। क्रिटिकल डेटा एनालिसिस के लिए अवेलेबल है। और नॉन क्रिटिकल डेटा, नाम क्या है बंदे का आधार कार्ड क्या, क्या फर्क पड़ता है रिसर्च करने वाले को कि जिन लोगों को ये डिजीज है उनका आधार नंबर क्या है। उनकी उम्र से फर्क पड़ता है, उनके जेंडर से फर्क पड़ता है, लोकेलिटी से फर्क पड़ता है। उम्र से क्या फर्क पड़ता, आधार नंबर से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हॉस्पिटल्स ये इंफॉर्मेशन पेशेंट रिकॉर्ड में से गायब कर देते हैं और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रख के रिसर्च लैब्स में डेटा देते हैं। एनोनिमाइजेशन की कमजोरी क्या है? री आइडेंटिफिकेशन रिस्क, जो मैंने आपसे पहले भी बात की। री आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल डेटा अगर आपको किसी और सोर्स से मिल जाता है, सिमिलर, ये नहीं कि 100%, जैसे एक छोटा उदाहरण हमने पिछले वीडियो में भी किया था, सिमिलर पैटर्न्स पिक कर लेते हैं। एक कॉलोनी के आपको रिसर्च करने को दिया गया, आपको बताया गया कि यहाँ पे आपने जो पूरा एनालाइज किया तो आपने देखा कि यहाँ पे एक 50 साल के आदमी को ये बीमारी है। बाद में पता लगा उस कॉलोनी में 50 साल का आदमी ही किया। और ऐसे करते करते आपने पैटर्न्स बनाने शुरू किए और 3-4 पैरामीटर्स लिंक करके, और आपने पूरी डेटाबेस ही खड़ी करी। एफर्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एनोनिमाइजेशन इतनी कच्ची है कि आपने बटन दबाया और आपको डेटा मिल गया। और इस टाइप के केसेस में मिल सकता है क्योंकि कुछ पैटर्न है। जिन केसेस में कोई पैटर्न नहीं है, जिन केसेस में कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा डेटा अवेलेबल नहीं है, उन केसेस में नहीं मिलेगा। जैसे नेटफ्लिक्स ने क्या किया, एक मूवी पे रिसर्च की, उसको एनोनिमाइज किया और यूजर का डेटा गायब करके जो बाकी का कंटेंट था वो ओपन रिसर्चर्स को दे दिया। IMDb ने रिसर्च की और सारा डेटा दे दिया। रिसर्चर्स ने क्या किया, नेटफ्लिक्स की रिसर्च उठाई, IMDb की रिसर्च उठाई, पैटर्न्स को देखा, कहाँ मैच कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल यूजर की डेटा निकाली। सो नेटफ्लिक्स की एनोनिमाइजेशन जो है वो किसी काम नहीं आ पाई, क्योंकि IMDb के डेटा से उन्होंने मैच कर लिया और यूजर्स को रीआइडेंटिफाई कर लिया। सो ऐसे केसेस में एनोनिमाइजेशन ब्रेकेबल है। डिफरेंशियल प्राइवेसी क्या करती है, वो कुछ नॉइज या कुछ रैंडमनेस डाल देती है डेटा में, एक्सेस करने के टाइम पे, आउटपुट देने के टाइम पे, जिसकी वजह से आप डेटा को नेटिव तरीके से पढ़ नहीं पाते। वो रिमूव कुछ नहीं करते, पूरा डेटा रखते हैं, लेकिन पूरे डेटा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न्स डाल के नेटिव तरीके से आप डेटा को रीड नहीं कर सकते। आपको रिसर्च मिल रही है, रिसर्च का रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो, पैटर्न्स की वजह से, नॉइज की वजह से, रैंडमनेस की वजह से, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि वो यूजर कौन है। पैटर्न बेस्ड री आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ने क्या किया, एप्पल ये जानना चाहता था कौन सा इमोजी बहुत कॉमन है। इतने इमोजी है एप्पल में,
किस टाइप के टाइपो एरर करते हैं लोग, तो उन्होंने डेटा कैप्चर करना शुरू किया और रिसर्च टीम को डिफरेंशियल प्रिवेसी यानी कि रैंडम नॉइज डाल के डेटा दिया। रिसर्च टीम का पर्पस क्या था? ये जानना कि इमोजी कौन सा ज्यादा यूज होता है, ना कि ये जानना कि कौन सा आदमी कौन सा इमोजी ज्यादा यूज करता है। उनको पूरे ग्रुप की डिटेल में से इमोजी की यूसेज के बारे में पता लग गया और उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया। उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई। ठीक है जी। किसने कौन सा यूज किया वो उनका पर्पस भी नहीं था। जब आप पब्लिक डेटा सेट रिलीज करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, एनोनिमाइजेशन कीजिए। जब आप एनालिटिक्स एआई करना चाहते हैं, रियल टाइम टेलीमेट्री करना चाहते हैं, तो डिफरेंशियल प्रिवेसी अप्लाई कीजिए। एनोनिमाइजेशन इजियर है बट थोड़ी सी कमजोर है, डिफरेंशियल प्रिवेसी स्ट्रॉन्गर है बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। की टेकअवेज क्या है? की टेकअवेज ये हैं कि आप नाम हटा देने को प्रिवेसी मत मानिए। डिफरेंशियल प्रिवेसी फ्यूचर रेडी है। डिफरेंशियल प्रिवेसी एक सप्लीमेंट है और भारत के कुछ बिजनेसेस हैं जिस पे बहुत एनालिसिस, बहुत रिसर्च, एक्चुअली सारी दुनिया में हेल्थ केयर पे तो बहुत रिसर्च होती है, फिनटेक पे भी बहुत रिसर्च होती है। आजकल तो इतनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, इंश्योरेंसेस, ये वो सब कुछ, एडटेक भी पॉपुलर हो रही है। तो ऐसी कंपनियों को डिफरेंशियल प्रिवेसी के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत में अभी प्रिवेसी भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हमारे पास अभी 2 साल और हो सकता है शायद हमें फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिले। तो डिफरेंशियल प्रिवेसी अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका डेटा और आपके यूजर्स का पर्सनल डेटा और ज़्यादा सेफ रह सके। डिफरेंशियल प्रिवेसी और उसका कंपैरिजन एनोनिमाइजेशन के साथ बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।